जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हमने पॉलिटी सीरीज चालू किया था, उसका आज ये एपिसोड नंबर 14 होने वाला है। और आज हम जानने वाले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं राज्यपाल के बारे में ट्रिक सहित। यदि आप यह कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सफिशिएंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि हमने पॉलिटी सीरीज चालू किया है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। यदि आप यह सीरीज़ कंप्लीट देख लेते हो तो आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक और अनुसूची और इसके साथ साथ संविधान संशोधन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सीरीज़ के एपिसोड के बारे में आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग जो भी हमने पढ़ा होता है उसका फटाफट रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आता है। और हमारा अनुच्छेद नंबर 1 है इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 5 जो हमारा भाग 2 नागरिकता से चालू होता है, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। अनुच्छेद 5 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बनाए रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद की अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। अब चालू होता है हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 इस अनुच्छेद में 2 प्रावधान हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले, अधिसूचना, आईबी से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है अनुशासन बनाए रखना।
अनुच्छेद 34 जिस जगह सैन्य कानून लागू होगा उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। अब यहाँ से चालू होता है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। अनुच्छेद 36, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 37 राज्य नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यदि आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारे सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, परंतु संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया था। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का बंद करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी, जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों में लगे उपक्रमों संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और धन के संबंधी हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा। मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करेगा। औषधियों में मादक पदार्थ के प्रयोग पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण करेगा। गौवध को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांति के साथ सुलझाना। अब हमारा चालू होता है भाग 4A, जो कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है। यह सोवियत संघ वर्तमान में रूस देश से लिया गया है। अब हमारा चालू होता है भाग 5 संघ, और यह हमारा अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत आता है। और हमारा पहला है भारत का राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत आता है। तो हमारा अनुच्छेद नंबर 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्षता या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। अब हमारा चालू होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो हमारा अनुच्छेद 63 से 73 के बीच में है, और अनुच्छेद 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाएगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए
एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सुझाव पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अनुच्छेद 77 मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 88 अधिकार। अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का निर्माण संसद के 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 229 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, 530 राज्यों और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। अनुच्छेद 83 लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 लोकसभा के निर्वाचन की योग्यताएं। अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संयुक्त रूप से समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और संसद को अपने आह्वान के कारणों की जानकारी देगा। अनुच्छेद 88 संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। यह बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा को अपना उपसभापति चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद के संबंध में है। यह उपसभापति के पद से अवकाश, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 91 जब राज्यसभा का सभापति का पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य को सभापति के रूप में कार्य करना होगा। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को हटाने के कोई संकल्प विचाराधीन है तो सभापति या उपसभापति उस अवधि के लिए अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। अनुच्छेद 99 लोकसभा के सदस्यों का शपथ। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 102 संसद के अयोग्यता के आधार। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा। अनुच्छेद 111 इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अनुच्छेद 124 भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 124A सुप्रीम कोर्ट में 7 जज और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में जजों की संख्या 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 यह उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट से कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 फौजदारी मामलों में अपील। अनुच्छेद 135 यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को बिना किसी रुकावट के संभाले ताकि मामलों की सुनवाई और न्याय में कोई व्यवधान न आए। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 139A सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों को
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 140 यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कोई भी विधि यानी कि कानून भारत के सभी न्यायालयों पर आवर्त रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय का सिद्धांत। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति। तो दोस्तों, रिवीजन वाला पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारे सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसको आप आसानी से जा कर के सारे एपिसोड को कवर कर सकते हैं। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कैग के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 148 यह अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और हटाने से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक कैग होना चाहिए। अनुच्छेद 149 उससे पहले आइए जान लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें कैग के कार्यकाल के बारे में तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। कैग को दोबारा निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 149 के बारे में। इस अनुच्छेद में कैग की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत कैग की जिम्मेदारियों में भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के खातों का लेखा जोखा रखना और उनका ऑडिट करना शामिल है, जो कि हमारे अनुच्छेद 149 के अंतर्गत आता है। अब हमारा अनुच्छेद 150 है। इस अनुच्छेद में राज्य का लेखा उस रूप में होगा जैसा राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करेगा। कैग राष्ट्रपति को राज्यों और संघ का लेखा रखने की सलाह देता है। अनुच्छेद 151 जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आखिरी अनुच्छेद होने वाला है। इस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में है। भारत के कैग की यह ऑडिट रिपोर्ट जो संघ के खाते से संबंधित होती है, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। कैग राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट उनके संबंधित सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये हमारा भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक था, जिसको मैंने अलग अलग एपिसोड में कवर करा दिया है। और ये हमारा था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं भाग नंबर 6 यानी कि राज्य। हमारा भाग नंबर 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जिससे आपको अच्छे से समझा जा सके। जिसमें हमारा पहला पार्ट होने वाला है कार्यपालिका। ये हमारा अनुच्छेद 153 से 167 के बीच रहने वाला है। दूसरा है विधायिका। ये हमारा अनुच्छेद 168 से 213 के बीच में रहने वाला है। और तीसरा है न्यायपालिका। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 214 से 232 तक और फिर अनुच्छेद 233 से 237 तक रहने वाला है। तो हमको इन 3 प्रकार से भारत के राज्य के बारे में कवर करने वाले हैं, जो कि भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। और हम लोगों ने कार्यपालिका को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए समझ लेते हैं कार्यपालिका के 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है हमारा राज्यपाल, जिसको आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। और ये हमारा अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत आता है। दूसरा है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि हमारा अनुच्छेद 163 से 164 के अंतर्गत आता है। तीसरा है महाधिवक्ता। ये हमारा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। और लास्ट है कार्यपालिका का अनुच्छेद 166 से 167 के बीच रहने वाला है। तो ये हमारा पूरा ब्यौरा था, जिसको मैंने आपके साथ बता दिया है। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले राज्यपाल के बारे में, जो कि हमारा कार्यपालिका के अंतर्गत रहने वाला है। अनुच्छेद 152 राज्यों की परिभाषा। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से राज्यपाल को। तो राज्यपाल की ट्रिक रहने वाली है रकानी कायो सस।
आप अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 154, 155, 156, 157, 158 और 159 को लाइन से सजा दीजिए। और फिर आप इसके बाद लिख सकते हैं रकानी कायो सस, जिसका मतलब होता है रा से राज्यपाल, और ये हमारा अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। का से होता है कार्यपालिका, ये हमारा अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आता है। नी से होता है नियुक्ति, जो कि 155 अनुच्छेद के अंतर्गत है। और इसके बाद आता है का, जिसका अर्थ है कार्यकाल, ये हमारा अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है यो, यानी कि योग्यता, ये अनुच्छेद 157 के अंतर्गत है। इसके बाद हमारे दो सा हैं, जिसमें से हमारा पहला है छोटा थोड़ा सा, जिसका मतलब है शर्त, और ये केवल 2 अंकों का है। इसमें 158 अनुच्छेद आता है। और तीसरा है शपथ, यानी कि लास्ट में 3 अंक आते हैं शपथ, और ये हमारा 159 अनुच्छेद में आता है। तो ये हमारा राज्यपाल की ट्रिक थी, जिसका नाम है रकानी कायो सस। इसके माध्यम से भी आप राज्यपाल को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं हम लोग भाग 6 राज्य, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये हमारा अनुच्छेद 153 में बताया गया है। वैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था कि एक राज्यपाल केवल एक ही राज्य का होगा, दूसरे राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका प्रयोग वह स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, जो कि हमारा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय के 34 कुलाधिपति की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो ये हमारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, जिसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आता है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 155 की तरफ, और हमारा अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अतः राज्यपाल मनोनीत और निर्वाचित पद नहीं है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, यानी कि वैसे तो राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सामान्यतः राज्यपाल अपना पद ग्रहण से 5 वर्ष तक रहता है, एवं जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। आप एक पॉइंट नोट के रूप में नोट डाउन कर लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। MM मुंशी आयोग ने 2007 में यह सिफारिश की राज्यपाल को उसके पद से महाभियोग के माध्यम से हटाना चाहिए, परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान में राज्यपाल के पद के लिए कोई भी महाभियोग का प्रावधान नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 157 है राज्यपाल के पद की योग्यताएं। तो आइए राज्यपाल के पद की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं वो समझ लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये हमारा राज्यपाल के पद की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 158 है राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, लाभ के पद पर न हो, ये हमारा राज्यपाल के पद की शर्तें हैं, जो अनुच्छेद 158 के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा अनुच्छेद 159 है राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल संविधान की परिभाषा, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण तथा राज्यों के लोगों की कल्याण की शपथ लेता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, यानी कि राज्यपाल को शपथ हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 159 के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसे उस राज्य के राज्यपाल की शपथ फिर से लेनी पड़ेगी, जो कि एक नोट के रूप में आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 160 है राज्यपाल का पद अगर खाली होता है तो ऐसी स्थिति में पद
कौन ग्रहण करेगा, इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। प्रावधान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आइए समझ लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये हमारा राज्यपाल की शक्तियाँ थीं। हमारा अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, जैसे कि क्षमादान शक्ति। तो आइए अनुच्छेद 161 को डिटेल में समझ लेते हैं। राज्यपाल किसी दंड को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, परंतु मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। जैसा मैंने आपको अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पढ़ा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के उस क्लास को कंप्लीट देख सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। वैसे ही हमारा अनुच्छेद 161 है दोस्तों, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल दंड को कम कर सकते हैं, प्रकृति को बदल सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के दंड को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करते हैं, और यह हमारा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, और यह हमारा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आता है। राज्य न्यायिक सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जो कि अनुच्छेद 234 के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 161 था राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अनुच्छेद 162, यह अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करता है जो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। यह हमारा अनुच्छेद 162 के अंतर्गत आता है। तो हमारा दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाई RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज, X और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने PDF में ऐड करा दिया है। तो आप हमारे PDF पर जा करके क्लिक करके आप हमें आसानी से इंस्टाग्राम, X और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे स्टैटिक GK बाई RJ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द दोस्तों प्राप्त होती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारे जितने भी एपिसोड हुए हैं उसके प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप आसानी से जा करके हमारे सारे एपिसोड को देख सकते हैं, और उसकी PDF फ्री में प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सारी अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।